चलिए, तो आज जो है नया नया चैप्टर का शुभागमन होने जा रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये चैप्टर जो है आपका मतलब अभी तक जो भी आप हमसे चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस तो हार्ड नहीं लग रहा होगा, ये तो और आसान लगने वाला है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को ये एपी कह के बोलते हैं कि सर एपी पढ़ा दो, तो आज के बाद ये चैप्टर जो है बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। नाम क्या है? एपी का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणियाँ या श्रेणी। फुल कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, यानी कि अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट और थ्योरी, जो कि हर क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे किसी भी चीज़ का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। कोई बताएगा हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अच्छा, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी होता है। राम का घर सर श्याम के सामने है और श्याम का घर सर राम के सामने है और दोनों का घर सर आमने सामने है। नहीं समझे? हम तुमसे पूछे कि राम का घर कहाँ है, तो सर बोले श्याम के सामने, और हम बोले कि अच्छा ठीक है, तो मेरे को श्याम का घर बता दो, मेरे को राम के घर जाना है। तो बोलो कि श्याम का घर तो राम के सामने है और राम का घर श्याम के सामने है। सर मैं दोनों का घर बता दो भाई, मेरे को जाना है सर आमने सामने सर। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को समझने से पहले आप समझिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक तो हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहे हैं और आपको उस नंबर्स को, पैटर्न को देख के आगे के नंबर्स को बताना है। ठीक है, मैं एक नंबर लिखने जा रहा हूँ और उस नंबर को देख के आपको आगे के नंबर्स को क्या करना है? बताना है, केवल ऑब्जर्व करके। जैसे कि पहला मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं 1 लिख दिया, दूसरा मैं 4 लिख दिया, तीसरा मैं 9 लिख दिया, चौथा मैं 16 लिख दिया। अगला आप बताओ क्या होगा? 25। अगला क्या होगा सर? 36। अगला सर? ये किस नियम का फॉलो हो रहा है? नेचुरल नंबर के स्क्वायर का। तो इसको पकड़ना ही इम्पोर्टेंट है, मतलब वो नंबर कैसे लिखे जा रहे हैं उसको पकड़ लेना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 1 को देखो तो वो 1 का स्क्वायर लिखा गया है, ध्यान से देखो। 4 को देखो तो वो 2 का स्क्वायर लिखा गया है। 9 को देखो तो वो 3 का स्क्वायर लिखा गया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स लिखे जा रहे हैं? 4 का स्क्वायर से 16 आ जाएगा। 4 के बाद क्या आता है सर? तो 5 का स्क्वायर से 25 आ जाएगा। और 36 सर 6 के स्क्वायर से 49, 7 के स्क्वायर से। फिर अगला आप खुद बता दोगे कि सर 8 का स्क्वायर आएगा यानी कि 64। अगला क्या होगा सर? 9 का स्क्वायर यानी कि। तो ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। आप इसे मत समझिएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी हम बता रहे हैं आपको कि आप कुछ नंबर्स को देखिए और ऑब्जर्व करिए कि ये कैसे लिखे जा रहे हैं। ये ऐसे लिखे जा रहे हैं सर। अब मैं बोलूँ कि जैसे मान लीजिए 1/4 है, अगला 1/5 है, अगला 1/6 है। आप अगला नहीं बता पाओगे क्या? 1/, अगला। तो ये भी एक पैटर्न में लिखा गया है सर, ये भी एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है। फिर मैं बोलूँ कि ये देखो, जैसे मान लो 3 ले लो, फिर 3 2 जा 6, मतलब कि आपको ये हम बता रहे हैं कि ये इस नियम से लिख रहे हैं। ठीक है ना। जैसे आप मान लो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये हम 3n लिख दिए, 3n। अब ये 3 हुआ और यहाँ पे स्क्वायर भी कर लो, तो पहला अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा? इसमें 3 आएगा। फिर मैं बोलूँगा 2 रखो, तो ये 2 दूना के 4 होगा और 4 तिया 12 होगा सर। मैं बोलूँगा कि n बराबर 2 तो तुम रख लिए थे, अब n बराबर 3 रखो, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 सर। फिर अगला सर 3 × 4 स्क्वायर, तो 4 चौके 16 तिया 48। तो जो है अगर डायरेक्ट मैं लिख देता तो थोड़ा समझना मुश्किल होता, लेकिन मैं इसको लिख के बता रहा हूँ कि 3n स्क्वायर का ही टर्म है ये सारे सब। पहला 1 रखने पे आएगा, दूसरा जब रखेंगे 2,
तो 2 दूना 4 तिया 12 आएगा। फिर 3 रखूँगा तो 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। फिर 4 रखूँगा तो 4 चौके 16 तिया 48 आएगा। फिर 5 रखूँगा तो 50 25 तिया 75 आएगा। समझ में आ रही बात? इसी तरह से आपका ये फॉलो हो रहा है। तो इसमें से कोई भी जो है वो एपी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये है क्या? ये है एक सीक्वेंस, एक पैटर्न जिससे हम आगे के नंबर्स को लिख सकते हैं। ये एक पैटर्न है या फिर एक सीक्वेंस है जिसके आधार पे, या एक डेफिनिट रूल है, एक नियम है जिसके आधार पे हम अगला नंबर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी पहले समझते हैं प्रोग्रेशन या सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन लिखा गया है, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, मैंने नंबरों का क्या, एक लिस्ट। जैसे कि आपने देखा पहला भी क्या था, एक नंबरों का लिस्ट ही तो लिखा गया था। दूसरा भी एक नंबर का लिस्ट लिखा गया था। ये पहला था मेरा, ये दूसरा था और ये तीसरा था। तो ये नंबर्स का क्या लिखा गया था, सारा लिस्ट लिखा गया था। और इन्हीं लिस्ट को, इस लिस्ट को क्या करना चाहिए, अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। यानी कि जो नंबर लिखे गए थे वो कोई ना कोई रूल के मुताबिक लिखे हुए होने चाहिए, कोई ना कोई नियम के मुताबिक लिखे हुए होने चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। फिर आगे आता है आपका प्रोग्रेशन। जैसे कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं तो उसके बाद आता है आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है सर, द सीक्वेंस विच फॉलो अ डेफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करने वाला सीक्वेंस, एक निश्चित कोई डेफिनिट पैटर्न को फॉलो करने वाला सीक्वेंस क्या कहलाता है सर, प्रोग्रेशन। तो फिर बात उठती है कि अभी जो हम पढ़ रहे थे वो भी प्रोग्रेशन था कि नहीं था, क्या वो कोई डेफिनिट रूल को फॉलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो वो सारे जो सीक्वेंस थे वो प्रोग्रेशन थे कि नहीं थे। लेकिन एक नोट लिख के एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, आप जरा इसे पढ़िए। ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस बट ऑल सीक्वेंसेस मे नॉट बी नेसेसरी टू बी प्रोग्रेशन। यानी कि जितने भी प्रोग्रेशंस अभी आप पढ़ेंगे, जो अभी आप पढ़ भी रहे हैं, वो सारे के सारे सीक्वेंस हैं। लेकिन प्रत्येक सीक्वेंस जो है ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर प्रोग्रेशन कुछ अलग होता है क्या? प्रोग्रेशन का क्या नियम बताया गया कि एक डेफिनिट पैटर्न को फॉलो करेगा। आपको हम बोले कि प्राइम नंबर का एक लिस्ट लिखो, क्या लिखो, प्राइम नंबर का लिस्ट लिखो। सबसे छोटा प्राइम नंबर सर 1 ना ही प्राइम नंबर में आता है सर, और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन होता है, जो किसी से ना कटे। बस इतना लिखिए ना, जो किसी से ना कटे, अपने याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूँ, जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर हो, डिफरेंट फैक्टर हो, 2 डिफरेंट फैक्टर हो ओनली, यानी जिसके केवल और केवल कितने फैक्टर हो, 2 ही हो, और वो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, 2 ही फैक्टर। 2 ही फैक्टर का मतलब कि वो 2 ही चीज़ से डिवाइड हो। तो एक तो 1 से सब नंबर होते हैं और एक खुद से हो जाए। तो खुद से तो सारे नंबर होते हैं सर। अगर हम बोलेंगे कि 5 एक नंबर है, क्या ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्या ये 1 से नहीं होगा। तो मैं जो लिखा हूँ जो किसी से ना कटे, तो कहोगे सर 1 से तो कट रहा है, आप कहोगे सर 5 से तो कट रहा है। मैं आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सारे नंबर 1 से और खुद से कटते हैं सर। दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो खुद से ना कटे और 1 से ना कटे। तो बता दो, आप कोई नंबर बता दो मुझे जो खुद से ना कटे और 1 से ना कटे। आप 7 उठा लो, 23 उठा लो, 23 उठा लो सर, 23 उठा लोगे। अरे सर हमको लग रहा है दूसरे रामानुजन आप ही बनेंगे।
हाँ, आप ही जैसे मोटे वो भी थे बचपन में, फिल्म देखे हैं ना। तो क्या हुआ नंबर 23। क्या हुआ? जीरो के भैया तो सारे फैक्टर हैं। आप जीरो को लिख के देखो सर, जीरो का एक भी फैक्टर है, एक से भी कटेगा। एक से भागा दो जीरो बार में सर, दो से भागा दो जीरो को सर, दो का पहाड़ा जीरो बार पढ़ो, एक बार मत पढ़ो, दो का एकम दो मत पढ़ो, जीरो पढ़ो। तो जीरो के तो दुनिया के सारे फैक्टर है, दो ही फैक्टर है क्या जीरो के? सोच के देखो ना, जीरो के तो सारे फैक्टर है, सारे नंबर से वो कट जाएगा सर। ठीक है, ओके। तो मैं जो बोल रहा हूँ जो किसी से ना कटे, इसको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। प्राइम नंबर किसे कहते हैं सर? जो किसी से ना कटे और कम से कम दो फैक्टर हो। तो वो दो फैक्टर कौन है? खुद से कटे और वन से कटे। दुनिया के सारे नंबर ले लो, वो वन से कटेगा ही कटेगा और खुद से कटेगा ही कटेगा। ठीक है ना? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं सर? अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को। तो ये बात समझ गए आप? तो मैं बोलूँगा सबसे अच्छा एक और बात, बच्चा बोलता है कि सर एक फिर क्यों प्राइम नंबर में नहीं आएगा? एक भी तो केवल वन से ही कटेगा और खुद से कटेगा, तो फिर इसे प्राइम नंबर में क्यों नहीं रखा गया? नहीं सर, जिसके दो डिफरेंट फैक्टर हों, ओनली दो डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, जबकि इसके ये एक से खुद कटेगा और दूसरा जो फैक्टर है वो वन से कटेगा। ये दोनों सेम हो गया सर, ये दोनों सेम हो गया सर। समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए एक को प्राइम नंबर के अंदर नहीं रखा गया। जो डेफिनेशन बनाया है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही ना चलेंगे। कोई चीज़ का डेफिनेशन बन गया उसी के अकॉर्डिंग ना चलेंगे, अपना डेफिनेशन नहीं ना लगाएंगे उसमें। तो वन को हम लोग प्राइम नंबर के अंदर नहीं रखें। सबसे छोटा प्राइम नंबर सर दो होता है, दो। दो केवल एक से कटेगा और दो से कटेगा सर, सही है ना? उसके बाद सर, उसके बाद 9 मत बोल देना, 9 3 से कट जाता है। 11 13 17 19 23। क्या एक डेफिनिट पैटर्न में लिखा गया है? ये कोई भी निश्चित पैटर्न है इसके पास? दो के बाद एक ही का गैप है, अब फिर 3 के बाद 2 का गैप हुआ, फिर 2 का गैप हुआ, फिर 4 का गैप हुआ। तो कोई डेफिनिट पैटर्न नहीं है इसके पास, तो ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। क्योंकि सीक्वेंस का क्या डेफिनेशन था कि एक निश्चित रूल के हिसाब से भी लिखा हो या एक पैटर्न के हिसाब से भी लिखा हो तो वो सीक्वेंस कहलाता है। तो एक रूल है, किसका रूल है सर? प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर का रूल है कि नहीं है? ये बात समझ में आ रही है? तो सीक्वेंस क्या होता है कि हम दोनों बोल सकते हैं, एक डेफिनिट रूल से लिखा गया हो या एक डेफिनिट पैटर्न से लिखा गया हो। लेकिन प्रोग्रेशन में एक पैटर्न ही होना चाहिए, एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए, चाहे वो पैटर्न जो भी हो। जैसे आप लिखे मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो मैं बोलूँगा 3 3 दूना 6, 3 चौके 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? सीक्वेंस भी है और प्रोग्रेशन भी है, क्योंकि एक निश्चित पैटर्न है इसके पास, लेकिन इसके पास कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा? ये क्या है सर? ये क्या है सर? नॉट प्रोग्रेशन, नॉट अ प्रोग्रेशन, इट इज ओनली सीक्वेंस। क्या है सर? सीक्वेंस। जबकि ये क्या है? ये सीक्वेंस भी है और साथ साथ प्रोग्रेशन भी है। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो मैं एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ सर, सारी चीज़ें क्लियर हो, क्रिस्टल एकदम। ठीक है सर, प्रोग्रेशन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का डेफिनेशंस को समझते हैं। सबसे पहले कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का
देखो एक निश्चित रूल अभी पढ़े ना कि एक निश्चित पैटर्न हो, तो वो पैटर्न मल्टीपल की भी हो सकती है, वो पैटर्न स्क्वायर की भी हो सकती है। हट जाओ थोड़ा सा, इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ। तो मैं क्या बोल रहा था कि वो पैटर्न स्क्वायर का भी हो सकता है। बात समझ में आ गया सर? कोई दिक्कत है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एपी पे आते हैं, समझते हैं एपी को, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। ये एक प्रोग्रेशन ही है ना, देखो ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन होना चाहिए ना, बोलो। उस प्रोग्रेशन में अगर एरिथमेटिक वर्ड यूज हो गया तो कुछ प्रोग्रेशन का एक निश्चित पैटर्न होगा, क्योंकि प्रोग्रेशन तो एक निश्चित पैटर्न से ही लिखा जाता है। तो एरिथमेटिक में वो कैसा पैटर्न है उसको समझते हैं। फिर आगे जाओगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेगा 11th में, और फिर उसी में मिलेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी एक नियम है, जो अगला नंबर डिवाइड करने से मिले या कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करने से मिले। जैसे कि मैं बोलूँ 3, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? फिर 12 में 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई, 48 में 4 से। तो मतलब समझ में आ रहा है बात? 48 गुने 4 एंड सो ऑन। तो ये भी एक निश्चित पैटर्न से लिखा गया है, जिसमें कैसे लिखा गया है नंबर? कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके नंबर लिखा जाता है, तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है जीपी। क्या कहलाता है सर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी है, अगर उसको उलट दिया जाए, अगर उसको क्या कर दिया जाए, रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो वो बन जाता है सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये हम लोग को क्या करना है? आगे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे स्टॉप करना है। तो इसीलिए हमारा सिलेबस बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है सर? हम तो पढ़ते ही नहीं है सर, इजी मत बोला करो। समानांतर श्रेणी देखो क्या होता है ना, कि एक निश्चित नंबर को जोड़ने से या एक फिक्स नंबर को घटाने से, एक फिक्स नंबर को जोड़ने से या एक फिक्स नंबर को घटाने से हमारा अगला नंबर मिलता जाए, उसको हम क्या कहते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे सर मैं बोलूँ का पहला 2 है, अगला मैं बोलूँ कि अब इसमें 3 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, इस तरह से मिले, इस तरह से मिले। ये भी क्या है सर? एपी है, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। या फिर अगर आप पहला मान लो तुम ले लिए 10 ले लिए, मैं बोला 4 घटाओ 6, मैं बोला फिर 4 घटाओ, फिर 4 घटाओ। सर 2 में से ना 4 घटाने के लिए बोल रहा हूँ सर, -2, फिर -2 आया सर, उसमें 4 घटाओ, -6 सर, -6 सर, फिर -6 में -4 घटाओ, -10। आपको नहीं लग रहा है कि -10 में 4 जोड़ रहे हैं? -14 नहीं, लेकिन एक्चुअल में आप घटा रहे, क्योंकि अगर आप -14 में 4 जोड़ दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा सर? आगे का नहीं बनेगा, पीछे का बन जाएगा सर, -10 बन जाएगा। तो आप -4 घटा रहे एक्चुअल में, -14 में 4 घटाएंगे तो 18 एंड सो ऑन। तो 2 एग्जाम्पल आपके सामने मैं प्रस्तुत किया, ये भी एपी है और ये भी एपी है। या एक निश्चित नंबर जोड़ने से आगे वाला मिले या एक निश्चित नंबर घटाने से आगे वाला मिले, तो उसे हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। जो निश्चित नंबर जोड़ने से या जो निश्चित नंबर आगे का घटाने से मिल रहा है, एक्चुअल में मैं निश्चित नंबर जोड़ ही तो रहा हूँ। मैं बोलूँगा इसमें क्या जोड़ रहा हूँ मैं, कहोगे सर 10 में जोड़ कहाँ रहे हो आप तो घटा रहे हो। नहीं 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 सर, मैं जोड़ रहा हूँ। कहोगे सर क्या जोड़ रहे हो सर आप? -4 जोड़ रहा हूँ सर। 10 में -4 जोड़ रहा हूँ, 6 मिल रहा है सर, नहीं। और जो 6 आया उसमें आप निश्चित नंबर क्या जोड़ रहे हैं सर? फिर से -4 जोड़ रहे हैं, आपको 2 मिल रहा है सर। 2 में सर क्या जोड़ रहा हूँ मैं? फिर से -4, प्लस माइनस सर, आप जानते हैं ना प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, तो इसीलिए तो 2 आ रहा था। समझ रहे हैं आप? तो एक निश्चित नंबर, वो जोड़ने वाली संख्या या जुटने वाली संख्या माइनस में भी हो सकती है। बात समझ में आई? जो निश्चित नंबर को जोड़ने से हमें अगला नंबर मिलता है, उसी को एक और नाम से जानते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं सर?
कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर? सी डी से भी बोलते हैं, या हम केवल डी से भी इसको डिनोट करते हैं। ये कैसे प्राप्त होती है सर? कोई निश्चित नंबर जोड़ने से। यहाँ पे क्या है पहला वाला में, अगर मैं बोलूँ कि बताओ पहला वाला में हमारा डी क्या है सर, तो आप बोलोगे सर सर 3 है, क्योंकि वही निश्चित नंबर जोड़ने से मिला था ना। मैं बोलूँगा इसमें डी क्या है सर? -4। तो आप देखो ध्यान से कि डी कैसे मिल रहा है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप घटा रहे हो। मैं बोलूँगा कि डी निकालो, आप कोई भी टर्म पकड़ो, 14 पकड़ लो, 14 पकड़े तो किसको घटाओगे? उसके जस्ट पहले वाला, बहुत दूर वाला नहीं, जस्ट पहले वाला। कितना आया सर? सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो आप? 3 आएगा ना सर? गलती से मैं अगर 8 पकड़ लिया तो किसको घटाऊंगा? फिर वहाँ से भी रिजल्ट 3 ही आएगा। किसी को पकड़ लो आप, 5 को पकड़ो, 2 को घटा लो। अब मत कहना सर 2 को पकड़िए, 2 को पकड़ोगे तो पीछे वाला कौन घटाओगे? फिर नंबर ही नहीं है तो नहीं सर, अपने से नहीं लिखना है। जितना एपी में दिया गया है ना उतना से ही सोचना है, अपने से नहीं लिखना है कि सर 3 घटा दो आप -1 हो गया सर। नहीं, जितना से शुरू किया वही हमारा फर्स्ट टर्म है, उतने में से लिखेंगे। क्लियर है सर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं बोलूँगा इसमें कैसे कॉमन डिफरेंस आएगा सर, तो आप कहोगे किसी भी कोई भी पकड़िए, 6 को पकड़िए तो किसको घटाइएगा? अब कोई बच्चा कहेगा सर आप -18 को पकड़ो, तो -18 को पकड़ोगे तो घटाओगे किसको? घटाओगे किसको? -14 को, तो घटाएंगे, एक को लिख दिए घटाएंगे, और किसको? -14 को। तो सर माइनस माइनस तो +14, सर कितना आया? उतना ही आएगा जो पहली बार में आया था, -14। आप किसी को भी पकड़ो, -14 को पकड़ोगे तो घटाओगे किसको? घटाओगे, देखो घटाओगे किसको? -10 को। तो -14 और माइनस माइनस +10 कितना आया सर? क्या ये बात समझ में आई? तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? किसी टर्म को पकड़िए और उसके जस्ट पहले, बगल नहीं, पहले वाला को घटाइए, बाद वाला को मत घटाइएगा। ठीक है सर? तो अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आप डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या लिखा हुआ है? एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ लीजिए, एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। क्यों फर्स्ट टर्म को छोड़ा? बोला कि उसके पहले वाला कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा क्या जोड़ेंगे, जोड़ने की बात चल रही थी। एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन नंबरों का लिस्ट होता है। वो लिस्ट कैसा होता है सर? इन विच ईच टर्म, उसमें का प्रत्येक टर्म, एवरी एंड ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाई, प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? एडिंग अ फिक्स नंबर, एक निश्चित नंबर को जोड़ के, टू द प्रेसेडिंग टर्म, उसके जस्ट पहले वाला। प्रेसेडिंग मतलब सर, प्रेसेडिंग टर्म का मतलब पहले वाला नहीं, जस्ट पहले वाला। पहले तो बहुत सारा है, आप इस नंबर में देखिए जो अभी हम एग्जांपल आपको दिखा रहे थे, इसमें 17 के पहले 11 भी है, 8 भी है, 5 भी है, 2 भी है, लेकिन प्रेसेडिंग क्या होगा सर? केवल 14 होगा डायरेक्ट, यानी कि जस्ट पहले वाला को प्रेसेडिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बोलो, नहीं है क्लियर? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्यों? क्योंकि पहला टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि आप तो बता रहे हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि आप किसी भी टर्म को जस्ट पहले वाला टर्म में कुछ जोड़ने से मिल रहा है। कोई भी टर्म आपको कैसे मिल रहा है सर? आप देखो यहाँ पे, जैसे आपको 17 कैसे मिल रहा होगा? 14 में 3 जोड़ने से। सर 14 कैसे मिल रहा होगा? 8 कैसे मिल रहा होगा? 5 कैसे मिल रहा होगा? अब 2 कैसे मिल रहा है सर? तो यही दिक्कत है, यानी कि दो जो पहला टर्म है ना वो नहीं बता पाएंगे हम। एपी को बताने के लिए हमें 2 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है सर, एक पहला टर्म और एक वो फिक्स नंबर जिसको जोड़ने से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और एक बात अब
समझ लो, रामबाण। रामबाण किसको बोलते हैं सर? ऐसा चीज़ जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये नोट करके कहीं लिख लेना। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं? यदि आप पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लें। फर्स्ट टर्म शुरुआत में क्या लिखा है सर? 2, और उसी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? अगर वो दोनों किसी भी तरह से आप क्वेश्चन से निकाल लो तो आपके कुछ भी उसमें पूछेगा आप बना सकते हो। और मैं बताऊंगा आगे के क्वेश्चंस में कि सर आपके सामने कोई भी क्वेश्चंस होगा, आप ए और डी निकाल लो, आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। कोई दिक्कत है? तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन आप लोग लिख लिए। एक और बात, रिमेंबर दैट पहले यहाँ पे समझ लीजिए, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। आपको बताया गया है ना? बोलो। तो जो फिक्स नंबर को जोड़ने से मिल रहा है वो नेगेटिव भी हो सकता है सर। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, माने कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। अब एक बात बताओ, अभी तो कॉमन डिफरेंस तुम पॉजिटिव देखे थे ना? कितना था? 3 था, और अगला में क्या था? -4, तो दोनों देख लिए थे। अब देखो एक ऐसा एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस 0 होगा। सर वो कैसे होगा सर? 4 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी है। ये भी क्या है? सर अगला टर्म क्या जोड़ने से मिल रहा है? 0। अगला 4 ये कैसे मिल रहा है सर? 0 जोड़ने से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। बात क्लियर है? और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये नहीं कि कॉमन डिफरेंस हमेशा प्लस में होता है। क्लियर है ना बात? लूटोगे? हाँ लूट लो। राइट। अब देखिए यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब ये लिस्ट का नंबर का देख के बताइए, ये एपी है कि नहीं? पहले बताइए, ये पहला वाला एपी है कि नहीं? क्या जोड़ नहीं है? क्या फिक्स नंबर जोड़ने से मिल रहा है? देखो, फिक्स नंबर जोड़ने से या फिक्स नंबर घटाने से अगर हमको अगला मिल रहा है तो वो एपी है, और अगर अलग अलग जोड़ने से मिल रहा है या अलग अलग घटाने से मिल रहा है तो वो एपी नहीं है। ठीक है? तो फिर ये बताओ ये एपी है कि नहीं? क्योंकि इसमें क्या कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्या है? -30 है सर। मैं इसमें पूछूं कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है। इसमें पे पूछूं, अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कोई टर्म को पकड़ लो। किसको पकड़ूं बोलो? -2 को पकड़ूंगा, घटाऊंगा, मैं लिखूंगा घटाऊंगा, उसके बाद मैं पहले वाला टर्म को लिखूंगा, तो 2 माइनस मिलके सर प्लस बनाएगा। ये बात को मैं बार बार फोकस करके बोल रहा हूँ क्योंकि ये दिक्कत होती है बच्चों को। आप 0 को भी पकड़ोगे ना सर तो घटाओगे किसको? 1 को नहीं, -1 को घटाओगे तो घटाएंगे -1 को, तो 0 और माइनस +1 क्या आया सर? 1 ही ना आया था यहाँ भी। समझ में आ रही है चीज़ें कि नहीं आ रही है? अब इसमें मैं पूछूं कॉमन डिफरेंस सर, अभी हुआ था, इसमें बताइए कॉमन डिफरेंस। -0.5 देख रहे हो ना? ये नंबर नेगेटिव्स में बढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव में कैसे बढ़ते हैं? घटने से बढ़ते हैं। आप नंबर को ऑब्जर्व करके देखो, 1 2 3 जोड़ने से बढ़ रहे हैं, इधर देखो घटाने से मिला, 4 में से 3 1, समझ रहे हो आप? 2 1 0, फिर तो आप माइनस घटा रहे हो, -1 घटा रहे हो। तो अगर नेगेटिव में नंबर बढ़ता है ना तो समझ लेना कि उसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव पक्का होगा। कन्फ्यूज़न हो तो घटा के देख लो। किसको सर घटाऊं? मैंने बोला कि 2.5 को अगर पकड़े होगे तो घटाना किसको है? -2.0 को। सर -2.5 और +2.0। अब पॉइंट का घटाव नहीं, जिनको नहीं आता है मैं बता देता हूँ। पहले घटाते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा, पॉइंट के नीचे
पॉइंट रखिएगा, उसके बाद का अंक उसके बाद, उसके पहले का अंक उसके पहले। 5 आया और 2 में से 2 गया। अब तुम बताओ कि -2.5 बड़ा है कि 2 बड़ा है? इसका मतलब नेगेटिव वाला का सैनिक जीतेगा, इसीलिए माइनस का बचेगा, -0.5। तो इसके कॉमन डिफरेंस कितने हुए सर? -0.5। कोई दिक्कत? ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। ये 2 भी क्या है? इस एपी का एक टर्म है। यहाँ 4 भी क्या है? इस एपी का एक टर्म है। कोई भी एपी में कोई भी नंबर जो लिखा गया है उस पार्टिकुलर एपी का वो क्या है? एक टर्म है। एक बात आप हमें बताइएगा कि जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें डॉट डॉट के बाद में लास्ट टर्म में लिखा हूँ, तो इसका मतलब मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहूँगा। अरे भाई 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 100 200, हाँ मैं बढ़ता रहूँगा ना, रुकूँगा तो नहीं। तो इस तरह का एपी जिसमें कि अंतिम टर्म, लास्ट टर्म, अंतिम पद ना हो, उस एपी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी। क्या बोलते हैं? उसमें टर्म्स की संख्या इनफाइनाइट होगी। तो मैं आगे लिखवाया भी हूँ, देख लो आगे। सबसे पहले तो ये देखो क्या लिखा है, द एपीज इन एग्जाम्पल्स 1 to 5 जो अभी आपको दिया गया है आर नॉट फाइनाइट एपी। ये फाइनाइट एपी नहीं है, बिकॉज ऑफ कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें फाइनाइट नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर निश्चित हो जाए कि नहीं 10 को है चाहे 20 को है तो फिर फाइनाइट हुआ, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट ही नहीं कर सकते हो सर। डॉट डॉट को कहोगे ऐसे 1 2 3 4 और कहोगे ये 5 ये 6 ये 7, ऐसे होता है क्या? डॉट डॉट का मतलब अनलिमिटेड, तो इसीलिए लिखा गया एंड सो दे आर कॉल्ड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सच एपीज डू नॉट हैव अ लास्ट टर्म। इस तरह के एपी में लास्ट टर्म नहीं होता है, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ोगे आपको उतना ही और आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे बोलोगे कि इसमें 1 2 3 4 है ना सर, मैं 1 लाख बोल रहा हूँ, तो एक लड़का 2 लाख बोलेगा, अगला लड़का 1 करोड़ बोलेगा। कभी रुक पाओगे क्या? कोई रुक पाएगा? तो इसका मतलब कि जब इनफाइनाइट एपीज रहता है, इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब रहता है, तो उसमें हम लास्ट टर्म को बता नहीं सकते हैं, अंतिम पद को बता नहीं सकते हैं। क्लियर है सर? बोलो। अगला देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पहले ये बताओ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है? बताओ। है? बोलो। तो यहाँ देखो, पहला देखो, एक ही बार में हो जाएगा सर? नहीं, पहला देखो, हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ द सम स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्वे। मैं पहला ऐसे ही देख लेता हूँ, अच्छा रहेगा, फोकस्ड रहोगे इस पे केवल। कह रहा कि द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ द सम स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्वे इन द मॉर्निंग असेंबली आर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में खड़े बच्चों का क्या हाइट क्या है? पहला का बच्चे का 147 सेंटीमीटर, अगला 148 सेंटीमीटर। किस में दिया है? सेंटीमीटर में, जो लाइन में खड़े हैं 149 सेंटीमीटर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाले बच्चे का। अब ये बताओ ये फिक्स हुआ कि नहीं? इसके मतलब ऐसा बच्चा कोई भी नहीं मिला जिसका 157 सेंटीमीटर से हाइट ज़्यादा हो या कम हो। कम वाला है, ज़्यादा हो, ज़्यादा वाला नहीं है। मैंने कि पहले ये देखो कि एपी है कि नहीं, एपी है कि नहीं? कितना का गैप है सर? 1 का, फिर 1 का ही गैप है। 149 के बाद 150 लिखूँगा, 51 52 53 54 55 56 57, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हुए कि इनफाइनाइट हुए? आप सोच के देखो कि आपके मतलब स्कूल में जो लाइन बनाया जाता है उसमें बच्चों की संख्या फाइनाइट होगी कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट होगी तो समझ रहे हो ना क्या होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम फाइनाइट एपी बोलते हैं।
इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम फाइनाइट एपी बोलते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, या 20 या 50 या 100 या 150, ऐसे ही होगा ना। बोलो हेलो, कहाँ खो गए? कोई याद आ रहा है? पक्का ना? इधर इधर नज़र के सामने जो है उसे देखो। अगला, तो ये एक फाइनाइट एपी का एग्जाम्पल है सर। अगला क्या है सर? कहोगे सर दिखाई नहीं दे रहा सर। आप काले हैं तो क्या, हम तो दिल वाले हैं। हाँ भूल गए। चलिए सर, क्या लिखा गया है पढ़िएगा, पढ़िएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जनवरी इन अ सिटी। एक सिटी में जनवरी के महीने में, है ना, एक सप्ताह में रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर सेल्सियस में। एक सिटी है, मान लीजिए आपका बेलथरा ही सिटी है मान लीजिए, तो इसी में एक सप्ताह में टेम्परेचर को क्या किया गया? रीड किया गया एक सप्ताह में कि कितना से कितना गया है। तो पाया गया कि एक बार जो, अच्छा मतलब आप कहाँ हैं? कश्मीर में हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप कश्मीर में हैं, है ना, आपकी शादी हो गई और आप कश्मीर में चले गए हैं सेब खरीदने ना। अरे वाह, अरे यहाँ बगल के दुकान पे 150 रुपया में मिल जाएगा तुम्हें सेब। सेब लाने के लिए कश्मीर जा रहे हो यार तुम? हाँ, कहाँ बढ़िया मिलेगा? बढ़िया सेब लाने के लिए तुम 1 करोड़ खर्चा करोगे, तुम ही शाहरुख खान हो। हाँ, पहले ये बताओ कि ये एपी है कि नहीं? कैसे सर? 0.1 को जोड़ने से मिल रहा है कि, अच्छा ये बताओ, ये एपी में नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? नेगेटिव में अगर घट रहा है बेटा तो बढ़ रहा है, नेगेटिव में नंबर घट रहा है मतलब बढ़ रहा है। ऐसे सोचना चाहिए कि नेगेटिव में अगर घट रहा है नंबर उधर से इधर की तरफ तो वो नंबर बढ़ रहा है। कैसे सर? नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो। 0 है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब बताओ, उधर से इधर जा रहे थे तो बढ़ रहे थे कि नहीं बढ़ रहे थे? तो इसको मिटा लो और सोचो कि नेगेटिव में ये नंबर क्या हो रहा है? घट रहे हैं ना। देखो -5, लेकिन नेगेटिव में घट रहे हैं, तात्पर्य सर बढ़ रहा है। नहीं समझे? नहीं समझे? सर समझ गए। तो मैं बोल रहा था कि ये जो एग्जाम्पल आपको सामने प्रस्तुत किया गया, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है सर? कन्फ्यूज़न है कि क्या होगा। तो आप किसी को पकड़िए, आप दशमलव पकड़ घटाव भी सीखिए, क्योंकि इसमें बहुत तकलीफ देता है। हम पकड़ लेते हैं -2.8 को सर। किसको सर? तो मैं घटाऊंगा किसको सर? -2.9 को। तो आप देखिए ध्यान से, -2.8 और माइनस +2.9, बड़ा कौन है इसमें से? तो 2.9 में से 2.8 को आराम से घटाइए। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए सर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, घटाते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। 9 में से 8 गया 1, 2 में से 2 गया तो 0 पॉइंट। अब बड़ा कौन था 2.9, मतलब 0.1 प्लस में मिलेगा सर। तो क्या 0.1 जो है वही तो है सारे जगह। तो अब बताओ, ये फाइनाइट एपी है कि इनफाइनाइट एपी है सर? फाइनाइट। एक सप्ताह में टेम्परेचर थोड़ी मतलब इतना होगा क्योंकि, समझ रहे हो आप ना? कोई दिक्कत? अगला देखो, द बैलेंस मनी इन रुपीस आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ द रुपीस है। यहाँ पे क्या है सर? ये रुपीस है, रुपीस 1000 एवरी मंथ इज 950, 900, 850। देख लो आप एपी है कि नहीं है ना? आगे बढ़ूँ मैं? सर एपी है, फाइनाइट एपी है क्योंकि इसका लास्ट टर्म 50 है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी के बुक का है, तो ज़्यादा लूटने की ज़रूरत
नहीं है, आप पढ़ सकते हो, बस आप कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ डी नंबर, द कैश प्राइसेस इन रुपीज गिवन बाई अ स्कूल टू द टॉपर ऑफ द क्लास 1 to 12। स्कूल नहीं देता है 1 से लेके 12 तक में जो टॉप आता है। अच्छा, तो वो प्राइस रुपया में दे रहे हैं, किसमें? रुपया में। पहला बच्चे को 200, फिर मैंने 50-50 रुपया का गैप है। जो सबसे ज़्यादा टॉपर है उसको 750 मिल रहा है। तो ये भी एक फाइनाइट है जिसमें लास्ट टर्म के बाद डॉट हो जाए, डॉट 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 ना हो, वो क्या हो जाता है? फाइनाइट। नहीं तो डॉट 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 क्या बताता है? इनफाइनाइट। सर मैं बहुत एग्जांपल दे दिया, अब ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब उसके बाद आपको ये लिखवाया गया है नोट करके, नोट दैट इन एग्जांपल ए टू ई, ए से लेके ई तक जो हम एग्जांपल आपको बता रहे थे, देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, निश्चित टर्म्स हैं। सच एन ए पी इज़ कॉल्ड फाइनाइट ए पी। इसी तरह के ए पी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? फाइनाइट ए पी। ऑल्सो नोट दैट ईच ऑफ दीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ए पीज हैज़ अ लास्ट टर्म। अगर ए पी के पास फाइनाइट टर्म है, ठीक है, क्या है, तो उसके लास्ट टर्म होंगे। जैसे इसके लास्ट टर्म क्या है? 50 है। इसके लास्ट टर्म, इसके लास्ट टर्म, इसके लास्ट टर्म। समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत है? नो सर। अब एक्सरसाइज 5.1 पे आने से पहले हम आपको एक गणित बता रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। कहाँ पे जाओगे? जाओ, तुम्हें जाना है तो। और मैं बता देता हूँ कि कल से क्लास जो है ना 3:45 पे मैं शुरू कर दूँगा। हाँ, 4 बजे हो रहा है ना, तो 15 मिनट में पहले कर रहा हूँ। 3:30 बजे आप लोग आ जाना, मैं 3:45 से स्टार्ट कर दूँगा, 4:45 में छोड़ दूँगा। 3 बजे आ जाओ, 3 बजे दिक्कत होगा, 3 बजे दिक्कत होगा। उन लोग का गर्ल्स का ज्ञान कुंज का छुट्टी ज़्यादा लंबा होता है। 3:45 तक आ जाओ। 3:45 कल छुट्टी रहेगा, कल 15 अगस्त है, सुबह में मना लो। मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ अभी। उसके बाद मैं वीडियो को जब ख़त्म कर दूंगा तो आपस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? 10 मिनट की क्लास में आप पूरे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस बना सकते हो। एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस 10 मिनट के मेरे बातों से बना सकते हो। आधी बातें तो हो गई, और कुछ बातें सुन लो। हेलो हेलो हेलो। अभी आप ये देख रहे थे कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म था और अगला टर्म कोई फिक्स नंबर को जोड़ने से प्राप्त हो रहा था। तो हम जनरल एपी की बात कर रहे हैं, जनरल टर्म्स ऑफ एपी। सर ये क्या होता है? मैं बोला कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सोचिए अपने मन में, जिसमें पहला टर्म ए हो और अगला टर्म को डी को जोड़ने से मिलता हो। अगला टर्म क्या जोड़ने से मिलता हो सर? तो फिर अगला टर्म कैसे मिलेगा? फिर सर अगला, फिर सर अगला। तात्पर्य क्या हो रहा है आप समझिएगा इस बात को। हाँ, सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, ये होगा ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, नजरे पे बोर्ड पे एकदम। ये क्या है सर? पहला टर्म T1 फर्स्ट टर्म। सर ये क्या है? सेकेंड टर्म। A + 2D क्या है सर? थर्ड टर्म। ये क्या है सर? अब ये क्या है सर? अब कोई बच्चा हमसे बोल दे कि सर T के नीचे 5 है तो आप बता रहे हो, T के नीचे 4 है तो भी आप ऊपर बता दे रहे हो, हम T के नीचे N दे रहे हैं। अब आप बताओ यहाँ क्या होगा? नहीं, आप जरा ऑब्जर्व करो, A + ND नहीं होगा। आप ऑब्जर्व करो, यहाँ 5 है तो A + 4D हुआ है, अगर यहाँ 4 है तो A + 3D हुआ है, यहाँ 3 है तो A + 2D हुआ है, और 2 है तो A + 1D हुआ है, और T1 है तो A + 0D हुआ है। सर 0 × D 0 हो जाता है ना।
नहीं समझ रहे हैं आप? इसका मतलब कि सब में पहले तो ए प्लस है, इसमें भी ए प्लस है, इसमें भी ए प्लस है, सब में है, तो Tn में भी ए प्लस होगा सर। उसके बाद अगर ऑब्जर्व किया गया तो 5 है तो 5 में से 1 घट के 4d हुआ, 4 है तो 4 में से 1 घट के 3d हुआ, 3 है तो 3 में से घट के, यानी कि Tn में सर क्या होगा? n-1 इंटू डी। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ AP एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ AP। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आपको इसे क्या करना है सर? याद करना है, मेमोराइज इट, मेमोराइज इट। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैं पूछूं कि ए क्या है? शुरू में लिखा हुआ, शुरू में लिखा हुआ ही ना था, तो मैं बोलूँगा ए क्या है, तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म। अगर हिंदी में बोले तो प्रथम पद, प्रथम पद। सर मैं बोलूं कि इसमें n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स बताना, लास्ट टर्म मत बोल देना, नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे सर? अगर आप n के जगह पे 4 रखोगे इसमें, तो 4 में से गया 3d, यानी कि ये आ जाएगा, यानी कि n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होगा? हमेशा, हमेशा नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। सर वो कैसे? नेचुरल नंबर कैसे होगा सर? नंबर ऑफ टर्म्स जब गिनोगे आप AP में, तो ये कहोगे क्या? 1 गो टर्म, 2 गो टर्म, 3 गो टर्म, 4 गो टर्म, 4.5 गो टर्म बोलोगे? अरे AP में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो कॉमा के सारे नंबर्स तो 1 ही गिनोगे ना, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर होगा, कट पिट के आएगा, कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, बटा में नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ से? जी सर। फिर D क्या है सर? ये बहुत देर से हम लोग सीख रहे हैं अभी तो। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है सर? या तो T2 में से T1 घटा लो, या आप T4 में से T3 घटा लो, या आप T10 में से T9 घटा लो, किसी से भी वो आ जाता है। D हो गया, N हो गया, A हो गया, Tn की बात नहीं हो रही है सर। Tn क्या है? Tn क्या है? nth टर्म। क्या है सर? वो कैसे सर? T4 को आप कैसे पढ़ रहे हो बताओ तो? 4th टर्म। T3 को कैसे पढ़ रहे हो? 3rd टर्म। T5 को कैसे पढ़ रहे हो? 5th टर्म। 6 लिखा रहता है तो क्या पढ़ते हैं? तो Tn लिखा है तो nth टर्म। अगर हिंदी में बोले तो nवां पद, nवां पद। और अगर समझने के लिए बोले तो nवां पोजीशन पर लिखा हुआ टर्म, nवां पोजीशन पर लिखा हुआ टर्म। बात समझ में आई? अभी मैं ये जनरल टर्म को पढ़ाया नहीं हूँ, बस मैं इसलिए बता दिया क्योंकि अगर आपको कोई तीसरा टर्म लिखने के लिए बोले तो आपको ये समझना चाहिए कि हमको T2 में D जोड़ने से मिल जाएगा। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ सर, और ये होमवर्क बना के नहीं लाओगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं बता दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये सारे क्वेश्चन मैं इस पर लिख दिया हूँ, ठीक है ना? ये सब रिटन फॉर्म में है। आप लोगों को कोशिश करना है, बनाने सीखना है, ठीक है? जी सर बताइए। अरे सर वो सब बातें आपस में सुलझा लिया कीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन सब हो जाएगा ना? बोलिए। जैसे इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। इस AP का शुरुआती 4 टर्म लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? आपको A दिया है, D दिया है। अभी जो क्वेश्चन बताए हैं, पहला टर्म क्या था सर? A था। अभी तो बताए हैं A था। दूसरा क्या था सर? तीसरा, चौथा
तो 4 ही टर्म बोला है ना, तो 3 ही तक रहोगे, क्योंकि ये T1 T2 T3 T4 हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा 10, अगला 20, अगला अगला हो गया 4 टर्म। अब क्या कह रहा है कि व्हेन द फर्स्ट टर्म आर ए एंड द कॉमन, ये तो बस कहानी खत्म। इसका क्या होगा बताओ? कॉमन डिफरेंस अगर 0 होता है तो फर्स्ट टर्म भी वही, सेकेंड टर्म भी वही, थर्ड टर्म भी वही, चौथा टर्म भी वही, सब टर्म सेम हो जाता है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो क्या जोड़ोगे आगे मिलेगा भाई? 0 जोड़ना है। -2 पहला बोले 0 जोड़ो, 0 जोड़ो -2 में, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो इस तरह करके आप लोग को सारे क्वेश्चन क्या करना है, बना लेना है। फिर हम लोग अगले क्लास में फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। अगला क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मत छोड़ना। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।